हेलो। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो भी आपका हिंदी का जो सिलेबस है, ठीक है। हिंदी के जो एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ढेर सारे एमसीक्यूज़ वगैरह सब कुछ हम लेकर के आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और पहला एमसीक्यू देखते हैं 51 नंबर, कि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य, दृश्य मतलब ऐसा काव्य जो दृश्यात्मक हो, जो दिखाई देता हो, ठीक है। पहला नंबर है नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग की, प्रहसन और कहानी। तो दृश्य काव्य के अंदर जो आता है वो आता है नाटक और प्रहसन। इसका ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर आते हैं कि ये जो ऐसा एक चिन्ह बना करके दिया गया है, ये चिन्ह क्या है। लाघव चिन्ह है कि आदेश चिन्ह है कि उद्धरण चिन्ह है कि पुनरुक्ति बोध चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये आपका उद्धरण चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह। भैया इसको याद कर लो, देखो ये चीज़ें क्या हैं, याद करने वाली हैं, ठीक है। 53 नंबर क्या पूछता है कि सामान्यतः काव्य में कुल कितने भेद बताए गए हैं, ठीक है। जो काव्य होता है वो सामान्यतः उसके कितने भेद हैं, तो काव्य के सिर्फ और सिर्फ 2 ही भेद बताए गए हैं, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट आता है प्रसारण का विलोम शब्द है। जो प्रसारण होता है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है कि प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन और सदर्शन। तो प्रसारण का विलोम शब्द होता है आकुंचन। इसका सही आंसर है नंबर सी, ठीक है। चलिए 55 नंबर आइए। षडानन शब्द का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। जो संधानन होता है इसका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देख गए रखे हैं। ए नंबर षण धन आनन, षणाधन आनन, षण धन नन, षट धन आनन। तो यही होगा इसका सही आंसर डी नंबर, ठीक है, षट धन आनन। 56 नंबर देखो क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना लोकोक्तियों का सही अर्थ है ना। आप लोग आम बोल चाल भाषा में बोल देते हैं ना, इसे कोई चाचा लोग खड़े हैं इसे बोल देते हैं, देख लो ये तो गूलर का फूल हो गया है ना। एक सेकेंड, है ना। तो ये गूलर का फूल होना क्या होता है कि अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, फूल की तरह खिलना या फिर सुगंधित होना। तो गूलर का फूल होना मतलब एक अजीब तरीके की तुम दिखाई दे रहे हो, है ना, अजीब तरीके से दिखाई दे रहे हो, यानी कि दुर्लभ वस्तु, है ना। गूलर का फूल होना मतलब एक दुर्लभ वस्तु हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है। जो पृथ्वी है वो कौन सा शब्द नहीं है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है कि इनमें से कोई नहीं है। तो जो पृथ्वी है यहाँ पे वो तद्भव शब्द है, ठीक है, विदेशज भी है, लेकिन तत्सम शब्द पृथ्वी नहीं है, ठीक है। क्या है? तत्सम शब्द पृथ्वी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगर नहीं, अच्छा वो एग्जैक्टली सही है बोल रहा है। इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है ना। जो पृथ्वी है वो कौन सा शब्द है, तो पृथ्वी देखो तद्भव शब्द नहीं है, पृथ्वी तद्भव शब्द नहीं है, विदेशज शब्द भी नहीं, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। एग्जैक्टली मैं गलत था, सॉरी, ये तत्सम शब्द है, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, ठीक है। पृथ्वी ये क्या हो, पृथ्वी तत्सम शब्द होता है, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखिए, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा, है ना। बोल देते हैं ना कि भैया पैरों से लेकर के सिर तक, इसका एक शब्द क्या होगा, एक शब्द में आप इसे मिला करके बताएंगे तो क्या होगा। अधोपांत, नतमस्तक, आपात मस्तक, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखो आपाद का मतलब होता है पैर, मस्तक मतलब दिमाग, तो भैया होगा पैर से लेकर सिर तक, एक शब्द में आपाद मस्तक। क्लियर है। चलो 59 नंबर आओ कि काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारण कहलाते हैं। जो काव्य होता है,
काव्य के अंदर या काव्य में भाव और कला जो होती है उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है? इसको तो आप लोग पढ़ के रखे हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। तो अलंकार क्या करते हैं? अलंकार काव्य के भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बाकी ये रस नहीं, चौपाई नहीं, छंद नहीं, ये होगा इसका राइट आंसर अलंकार। इतना तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे यार, है ना। 10th 11th आप लोग पढ़ी क्या, वहाँ तो बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। चलो फिर आ जाओ 60 नंबर क्या बोलता है? रहीम निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? जो रहीम थे वो किसके समकालीन थे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रखे थे, शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। समकालीन मतलब उनके समान दिशा में उनका काल मतलब उनका सोच वगैरह सारी चीज़ चलती थी। तो रहीम निम्नलिखित में किसके समकालीन थे? तो शाहजहाँ के समकालीन नहीं होते थे, औरंगजेब नहीं, जहांगीर नहीं, तो किसके समकालीन थे? वो थे अकबर के समकालीन थे। कौन? रहीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61 नंबर, संप्रदान कारक का परसर्ग है, ठीक है। जो एक संप्रदान कारक होता है इसका परसर्ग क्या होता है? संप्रदान का परसर्ग का नहीं होगा, को नहीं होगा, से नहीं होगा। तो संप्रदान जो होता है ना, संप्रदान अपादान, तो इसका जो परसर्ग कारक होता है वो होता है के लिए। क्या होता है? के लिए, एग्जैक्ट। चलो 62 नंबर देखो, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है ना। क्या है कि मैं चित्र बना रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य काल है कि भूतकाल है, अनिश्चित काल है कि वर्तमान काल है? मैं चित्र बना रहा हूँ, इसको और एक बार पढ़ो, मतलब बिल्कुल सिंपल बोल रहा है। मैं चित्र बना रहा हूँ मतलब अभी भैया मैं बैठा हूँ बिस्तर पे और मैं अभी चित्र बना रहा हूँ, मतलब ये प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है, वर्तमान काल है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर, ये राइट आंसर। चलिए 63 नंबर, पावक पद में कौन सी संधि है? जो पावक शब्द होता है इसके अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि नहीं, यण संधि नहीं, वृद्धि संधि नहीं। तो पावक शब्द में कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है पावक शब्द के अंदर, ठीक है। क्या होता है? पावक शब्द के अंदर अयाद संधि होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 64, उज्ज्वल पद में संधि है। जो उज्ज्वल पद है उसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि की, गुण संधि की, व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि? तो जो उज्ज्वल शब्द होता है बाबू उसमें व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि, ठीक है। 65 देखिए, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ठीक है, अगर सूत शब्द है इसको हम लोग को स्त्रीवाचक बनाना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ईए का, ई का, इक का, आ का, तो इसमें जो कौन से प्रत्यय, तो वो प्रत्यय प्रयोग होगा बड़ा आ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बड़ा आ का प्रयोग होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोलते हैं हमसे 66 नंबर कि निम्नलिखित में से रसखान की कौन सी भाषा है? ठीक है, जो रसखान थे उनकी कौन सी भाषा है? तो रसखान की भाषा आप सब लोगों को पता है कि वो भाषा है खड़ी बोली। अवधी नहीं, ब्रज भाषा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो रसखान जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो थी खड़ी बोली। क्या थी? खड़ी बोली। 67 नंबर, आलू किस भाषा का शब्द है? ठीक है, जो आलू है वो किस भाषा का शब्द है? आप लोग को पता है जो समोसा है, ठीक है, समोसा है, कचौड़ी है, ठीक है, कचौड़ी के साथ आपकी पकौड़ी है, ये सारी चीज़ें हमको किधर से मिली? तो ये सारी चीज़ें हमको पुर्तगालियों ने ला करके दिया, ठीक है। तो आलू किस भाषा का शब्द है? तो आलू एक प्रकार से पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है? तो आलू है पुर्तगाली शब्द, चीनी, अंग्रेजी नहीं, अरबी नहीं, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। चलिए, श वर्ड का उच्चारण स्थान है, ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा होगा इसका उच्चारण स्थान। चलिए 68 हो गया। अब आते हैं हम लोग 69 नंबर की तरफ। 69 नंबर बोलता है अशुभ व
विरोध का सूचक क्या है? ठीक है, अशुभ और विरोध का सूचक क्या है? तो अशुभ और विरोध का सूचक है काला। क्या है? काला। जो अशुभ होता है, बताओ, अच्छा नीला रंग क्या कभी अशुभ का सूचक होता है? नहीं होता। पीला होता है? नहीं होता। हरा होता है? नहीं होता। अशुभ और विरोध करने के, जब किसी को बोलते हैं मोदी जी जिंदाबाद, तो काला रंग लेकर के जाते हैं क्या? नहीं। जब मुर्दाबाद बोलते हैं तब काला रंग लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो अशुभ और विरोध का सूचक कौन सा है, ये याद रखना, काला रंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सभी ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, ये लगातार पूछे जा रहे हैं। 70 नंबर क्या होता है? हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य बंग निबंध कार्य हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बोल रहा है। ठीक है, और हास्यबंद निबंधकार कौन से हैं? तो आप लोग जयशंकर प्रसाद क्या है? नहीं। आचार्य रामचंद्र, नहीं। हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं। ठीक है, चलिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के कवि नहीं है? नहीं वर्ड आ गया ना, क्वेश्चन याद कर लेना। छायावादी युग के कवि नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी आपको पता है कि ये छायावादी युग के कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी युग के कवि हैं। अब बचते हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा 10th में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी छायावादी युग के कवि हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी छायावादी युग के कवि नहीं हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 71 का सी नंबर। कौन सा नंबर? सी नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ठीक है, प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो कौन कहे जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, कबीर। तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनको प्रकृति के सुकुमार कवि उनको कहा जाता था। ठीक है, अभी भी उनको कहा जाता है। चलिए 73 नंबर, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। ठीक है, एक स्वाभिमान का प्रतीक, स्वाधीनता का प्रतीक चूहा है, बताओ। ये तो मस्ती वाला क्वेश्चन आ गया। स्वान है, स्वान एक शांति का प्रतीक है। हंस किसका प्रतीक है? तो वो शांति का प्रतीक है। ये क्या बोल रहा है? स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक कौन है? कबूतर है? नहीं। ठीक है, फिर वो कौन है? वो है सिंह, शेर। ठीक है, जो शेर होता है वो क्या है? वो स्वाभिमानता का प्रतीक दर्शाता है और स्वाधीनता का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 की, अली शब्द के दो अर्थ बताइए। जो अली शब्द होता है इसके दो अर्थ क्या होते हैं? तो अली का एक मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, एक मतलब होता है भौरा और एक मतलब होता है सखी। ठीक है, अब यहाँ से जो ऑप्शन हो लगा दो। जल पानी, ए नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, 75 देखिए कि मुझे निम्नलिखित में कौन सा पुरुष है। ठीक है, मुझे जो बोल रहा है, मुझे निम्नलिखित में कौन सा पुरुष है, ये जो मुझे वर्ड है ये कौन सा पुरुष बोल रहा है। ठीक है, तो जो मुझे है ये अपना उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष है, क्योंकि मध्यम हो नहीं सकता और अन्य पुरुष में जाएगा नहीं, इनमें से कोई ये ऑप्शन है नहीं, बच रहा है उत्तम पुरुष, यही सही है। ठीक है, 76 नंबर, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शब्द लिखे गए हैं उनमें से एक शब्द में उस उपसर्ग जो है वो नहीं लग रखा है, आपको ढूंढना है। ढूंढते हैं। अतिक्रमण उत्सर्ग लगा है। प्रतिक्षण प्रतिधन अक्षर उत्सर्ग लगा है। सुगम सुधन अगम उत्सर्ग लगा है। डी नंबर क्या? दर्शन, दस धन अन, दर धन अर्सन नहीं होगा, ये होगा, इसमें उपसर्ग भैया नहीं लगा है। तो सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 77 मतलब 77 नंबर क्वेश्चन। ये 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा है? तो यहाँ पे यह, कौन, क्या, कुछ। तो जो कुछ है ना, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कौन? कुछ। ठीक है,
अब आइए 78 नंबर। 78 नंबर बोलता है आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, ये मुहावरा आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि आकाश कुसुम होना। ठीक है, तो जो आकाश कुसुम होना मुहावरा है वो होता है भैया तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू कर वर कुछ नहीं पाएगा, यानी कि असंभव बात का होना। ठीक है, बहुत ऊंचा होना नहीं, तारे दिखाई देना नहीं, सुंदर लगना नहीं, यानी कि भैया असंभव होना, कोई भी चीज़ का असंभव होना। अब तुम बोल दो कि मैं पर्वत मात्र 5 मिनट में तोड़ दूंगा, तो ये असंभव है। ठीक है, तो ये होगा आकाश कुसुम होना। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब भैया आप लोग बिल्कुल सिंपल ही भाषा में बता दूं, कभी कभी आप लोग ये वर्ड का प्रयोग कर जाते हो कि भैया बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं। मौज करना नहीं, मनमानी नहीं, शुद्ध जल में स्नान करना नहीं, अवसर का लाभ उठाना। यदि आपको कोई अवसर मिल रहा है तो आप उसका लाभ उठाए दे रहे हैं। ठीक है, यही होता है बहती गंगा में अपने हाथ धुल लेना। ठीक है, चलो तो आप लोगों ने कई बार हाथ वाथ धुला होगा, है ना, डेटॉल वगैरह लगा करके। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे। ठीक है, तनी बेर खाती सौ अब तनी बेर खाती हैं। ठीक है, प्रस्तुत काव्य की पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पूछ रहा है। ठीक है, इसमें अलंकार पूछ रहे, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे एक शब्द क्या बोलता है कि एक शब्द का प्रयोग 2 बार हो और दोनों बार उनके अर्थ अलग अलग हो जाए, है ना। कंदमूल भोग का फल यहाँ पे अलग होगा, कंदमूल भोग का फल यहाँ पे अलग होगा। जब एक शब्द प्रयोग 2 बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाएं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे होगा यमक अलंकार। ठीक है, सही आंसर है इसका ए नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 81 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 81 मानुष हो तो वही रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन, जो पशु हैं सो कहाँ बसु मेरो चरो निन। मतलब ये पूरा एक आपकी एक काव्य है, इसमें छंद बताना है। ठीक है, तो छंद क्या है इसका, देखो समयाचार चरणों को संपाद वर्ण छंद होता है। ठीक है, कौन सा छंद होता है इसका, अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, तो कौन सा छंद होगा, तो वो होगा सी नंबर समया। ठीक है, क्या होगा, समया छंद होगा। 82 नंबर हिंदी साहित्य की प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार दाला लितेरियू एदुराई हिंदुस्तानी, मिस्र बंधु विनोद शिव सिंह सरोज। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, वो है बी नंबर। ठीक है, इस्तवार दाला लितरेत्यूर एदुआई एदुस्तानी। ठीक है, ये है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का ग्रंथ। ठीक है, चलिए 83 नंबर देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रंथ का नाम नहीं दे रहा है, बिल्कुल मतलब अलग तरीके से पूछ रहा है ना। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे ना, उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका पर ग्रंथ लिखा था, ये आपको पता ही है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 10th का क्वेश्चन है और मुझे आज भी याद है। ठीक है, इनका जो ग्रंथ था वो हिंदी साहित्य की भूमिका पर था। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चंद बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। ठीक है, जो चंद बरदाई हैं उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है, तो इनके ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा करते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। अगर इसकी भाषा पूछी जाए तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया था और बच्चे ये एक महाकाव्य था। ये क्या था, तो ये महाकाव्य था। ठीक है, ये हिंदी भाषा के अंदर लिखा गया था, महाकाव्य था। इसके अंदर क्या किया गया था, तो इसके अंदर आप लोग देख रहे पृथ्वीराज रासो, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया था इसके अंदर। ठीक है, किसका,
तो जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया था इसके अंदर, ठीक है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपकी सभी देखिए, आपको पता है कि बीएड में सभी क्वेश्चन क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। 85 नंबर क्या है, निर्गुण मुक्तिधारा के प्रमुख कवि नहीं थे, है ना। अगर पूछा जाए निर्गुण मुक्तिधारा के प्रमुख कवि नहीं थे, कौन थे, तो इसका सही आंसर है सूरदास। सूरदास जी निर्गुण मुक्तिधारा के प्रमुख कवि नहीं थे, ठीक है। 86 नंबर क्या है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है ना। जो क्रोध है वो किस रस का स्थायी भाव है, तो ये है रौद्र रस का स्थायी भाव, याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति द्वारा और किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान किया जाता है, ठीक है, अपमान करते हैं, तो उससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रौद्र रस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रौद्र रस। इसके आगे आप लोग रस भी लगा सकते हो। अन्वय का सही संधि विच्छेद है 87 नंबर, इसका सही होगा अनुधन आय, ठीक है। अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनु मतलब बड़ा नु होगा, ठीक है, वो सॉरी छोटा नु होगा, बड़ा नु नहीं होगा, अनुधन ए, ठीक है। 88 नंबर क्या है, मत्तैक्य में कौन सी संधि है ना। जो मत्तैक्य है उसके अंदर कौन सी संधि है, तो वो है वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। अवृद्धि संधि होती है मत्तैक्य के अंदर, ठीक है। चलिए 89 नंबर देखते हैं। जिस छंद में वार्णिक और मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है। कोई ऐसा छंद है जिसके अंदर वार्णिक और मात्रिक प्रतिबंध है वो नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपली तो वो कहलाएगा आपका मुक्त छंद। वार्णिक छंद नहीं कहलाएगा, मात्रिक छंद भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, वो कहलाएगा आपका मुक्त छंद, ठीक है। चलिए 90 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य के सन 1643 और 1843 के काल को कहा जाता है, ठीक है। जो हिंदी साहित्य का 1643 से 1843 के जो बीच का साल है, ठीक है, बीच के समझो 200 साल जो थे हिंदी साहित्य के, उसको रीतिकाल कहा जाता है। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लो, उसको कहा जाता है रीतिकाल, ठीक है। अलंकार नहीं, श्रृंगार काल नहीं, भक्तकाल नहीं, तो कहा जाएगा रीतिकाल। ए नंबर सही है, ठीक है। चलो आप 91 नंबर है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी, ठीक है। जो उत्तर मध्यकालीन काल था उसकी प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी थी, तो वो थी रीति निरूपण, ठीक है। रीति निरूपण क्या थी, उत्तर मध्यकालीन काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी, ठीक है। 92 नंबर, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। वाह वाह जी, क्या बात है ना। अंधेर नगरी जो थी उसके रचनाकार कौन है, तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको बिल्कुल मतलब पता ही होगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, ठीक है। हिंदी साहित्य के लिख लेना, पितामह याद रखना, इस चीज़, ये सिंपल चीज़ें याद रहेंगी आपको, ठीक है। 93 नंबर, गति का पर्यायवाची शब्द है। जो गति है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो गति मतलब होता है चाल। बताओ, गति मतलब मार्ग होगा, रास्ता होगा, नहीं कर्म होगा, नहीं तो क्या होगा, गति मतलब होगा चाल, ठीक है। तो पर्यायवाची इसका क्या है, चाल। 94 नंबर देखो, कनिष्ठ का पर्यायवाची शब्द है। जो कनिष्ठ होता है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कनिष्ठ मतलब होता है श्रेष्ठ, अग्रज, पूज्य, छोटा। तो कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। क्या होता है, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है। चलो आओ अब 95 नंबर आओ, उन्मूलन का विलोम शब्द है। जो उन्मूलन है उसका विलोम शब्द क्या है, तो वो है रोपण, ठीक है। रोपण उन्मूलन का विलोम शब्द होता है, ठीक है। 96 नंबर आओ, निंद्य का विलोम शब्द है। जो निंद्य है इसका विलोम शब्द क्या है,
तो वो स्तुति, प्रशंसनीय, आदरणीय, वंद्य। तो ये होगा वंद्य जो है ये इसका विलोम शब्द है। ठीक है। 97 नंबर आओ। चक्रधर शब्द है ना, जो एक प्रकार का जो चक्रधर शब्द है ये क्या है? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूढ़, यौगिक, विदेशी, योग, रूढ़। ठीक है। तो जो चक्रधर शब्द है वो है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ है वो। चलिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी पूछ रहे इसमें से कौन है, मतलब जो शुद्ध सही तरीके से लिखा हो। देख लो, बिल्कुल आप सही तरीके से देख लो, इनको मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, A, C, B और D। इसका मैं सही आंसर बता दूँ, देख लेना, शुश्रूषा, ये वाला B नंबर सही है। बाकी लिखा सा वही, लेकिन ये सही तरीके से नहीं लिखा गया। ये कुछ हद तक सही है ना। आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल वही करके लिखा गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? 98 नंबर का सही आंसर है B नंबर। ठीक है, चलो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट मंजिल की तरफ। 99 क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा 2020 का ये मॉडल पेपर है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो इनमें से क्या बोला? इनमें से शुद्ध वर्तनी है। फिर यहाँ भी पूछ रहा है, मतलब देखो, अत्यधान, अंतध्वान, अंतर्धान और अंतर्ध्यान। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? अंतर ध्यान। ठीक है। अब रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है? कृतघ्न उसे कहा जाता है जो, कृतघ्न को किसे बोला जाता है? कृतघ्न उसे कहा जाता है जो घृणित कार्य करता हो, नहीं। जो परोपकार करता हो, नहीं। किया हुआ उपकार मानता हो, नहीं। किया हुआ उपकार नहीं मानता हो, उसे बोलते हैं ये कृतघ्न होता है। ठीक है। तो चलिए, फाइनली आज आपके 100 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हुए हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चन कैसे लगे, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो। ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।